मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने का अनुमान है, विपक्ष सरकार के खिलाफ अपनाएगा हमलावर रुख। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। अधिकतर पार्टियों के नेताओं की गैर मौजूदगी के चलते टाल दी गई थी बैठक। पहली बार आयोजित हुआ अखिल भारतीय दिव्यांग लेखक सम्मेलन, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया उद्घाटन। मेघवाल ने बताई अहमियत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने फिर 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली। घाटी में 5 दिन के अंदर दूसरा हमला। इलाके की घेरबंदी कर चलाया जा रहा तलाशी अभियान। हिमाचल उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक के लिए जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली में बारिश व बाढ़ से हुई भीषण तबाही। जलवायु परिवर्तन बना त्रासदी का कारण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। खबरों की शुरुआत करते हैं और खबर दिल्ली से है, जहां मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज, पीएम मोदी होंगे बैठक में शामिल। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मॉनसून सत्र की सर्वदलीय बैठक आज होनी है, जिसमें मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। विपक्ष सरकार के खिलाफ अपनाएगा हमलावर रुख। बता दें कि पहले मंगलवार को होनी थी सर्वदलीय बैठक। सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई थी बैठक। नेताओं की गैर मौजूदगी के चलते मंगलवार को बैठक टाल दी गई थी। आज फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने का अनुमान। विपक्ष सरकार के खिलाफ अपनाएगा हमलावर रुख। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मॉनसून सत्र की बैठक आज। बता दें कि पहले ये बैठक मंगलवार को होनी थी, जिसके बाद विपक्ष के कई नेताओं की गैर मौजूदगी के चलते इस बैठक को स्थगित कर दिया गया था। सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई है बैठक। नेताओं की गैर मौजूदगी के चलते मंगलवार को ये बैठक टाल दी गई थी। आज फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बता दें कि मॉनसून सत्र की यह बैठक है। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज होनी है। खबर दिल्ली से बता रहे हैं, इस बैठक में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। विपक्ष सरकार के खिलाफ अपनाएगा हमलावर रुख। पहले मंगलवार को होनी थी सर्वदलीय बैठक। विपक्ष के कई नेताओं की गैर मौजूदगी के चलते इस बैठक को टाल दिया गया था, जिसके बाद आज ये बैठक होनी है। सभापति जगदीप धनखड़ ने यह बैठक बुलाई है। नेताओं की गैर मौजूदगी के चलते मंगलवार को यह बैठक टाल दी गई थी। आज फिर से बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखनऊ की, जहां आईएसआई एजेंट अरमान अली सैयद को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, आईएसआई एजेंट अरमान अली सैयद गिरफ्तार किए गए हैं। खबर तो इससे पहले हम आपको खबर बुलंदशहर से बता देते हैं, जहां पर एक मकान का लेंटर गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें, ऊपरी मंजिल पर कल ही डाला गया था लेंटर, जिसके बाद पूरा परिवार सो रहा था। रात में सोते समय ये लेंटर उन पर गिर गया। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। मकान का लेंटर गिरने से सो रहा परिवार मलबे में दबा। खबर बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं, रेस्क्यू कर मलबे से 4 लोगों के निकाले गए शव। ऊपरी मंजिल पर कल ही डाला गया था लेंटर। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई मौत।
मकान का लेंटर गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। खबर बुलंदशहर से बता रहे हैं, मकान का लेंटर गिरने से मलबे में दबे परिवार के लोग रेस्क्यू कर मलबे से 4 लोगों के शव निकाले गए हैं। ऊपरी मंजिल पर बीते दिनों ही डाला गया था लेंटर। खबर बुलंदशहर से है, हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। मकान का लेंटर गिरने से सो रहा परिवार मलबे में दबा। रेस्क्यू कर मलबे से 4 लोगों के निकाले गए शव। ऊपरी मंजिल पर कल ही डाला गया था लेंटर। तो ये खबर हम आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां एक मकान के ऊपरी मंजिल का लेंटर कल ही डाला गया था, जिसके बाद तेज बारिश के कारण वो लेंटर रात में गिर गया। सो रहे परिवार के ऊपर वो लेंटर गिरा, जिससे मलबे में परिवारीजन दब गए थे। इसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसके बाद 4 लोगों के शव निकाले गए हैं। 4 लोगों की लेंटर के मलबे में दबने से मौत हो गई है। मकान का लेंटर गिरने से जो परिवार सो रहा था वो मलबे में दब गए। मलबे में दबने के कारण 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। रेस्क्यू कर मलबे से शवों को निकाला गया। ऊपरी मंजिल पर कल ही डाला गया था लेंटर। खबर हम आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां मकान का लेंटर गिरने से इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मकान का लेंटर गिरने से सो रहा परिवार मलबे में दबा। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे घायलों की अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अभी भी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही क्या अभी घायलों की क्या स्थिति बनी हुई है? लगता है हमारे संवाददाता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो खबर हम आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां एक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सोते समय मकान का लेंटर गिरने से इस परिवार में 4 लोगों की मौत हो गई है। हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी भी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर के स्याना तहसील क्षेत्र के गांव मवई का मामला है, जो नरसना थाना क्षेत्र में पड़ता है। अगर बात की जाए तो देर रात जिस तरह से जो मकान का लेंटर गिरा था, जो दूसरी मंजिल पर करीब 18 घंटे पहले ही लेंटर डाला गया था, और लगातार कई दिनों से जो बारिश हो रही थी, उसको लेकर जिस तरह से लेंटर गिरा, तो उसको लेकर अगर बात की जाए तो उसमें 12 लोग दबने की सूचना मिली थी। और सूचना मिलते ही प्रशासन के तमाम आला अधिकारी और तमाम पुलिस अधिकारी वहां मौजूद मौके पर पहुंचे, और मौके पर के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में अगर बात की जाए तो उसमें से 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कि पति पत्नी और उनके 2 बेटों की, जो राजपाल सिंह है उनकी और उनकी पत्नी की, और उनके जो 2 बेटे हैं उनकी मौत हो गई है। हालांकि घटना की सूचना पाने कर जो तत्काल मौके पर सुबह करीब 5 बजे वह जनपद बुलंदशहर के डीएम सीपी सिंह चंद्र प्रकाश पहुंचे हैं, और उन्होंने हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घटना पर हालांकि गहरा दुख व्यक्त किया है, और जनपद बुलंदशहर के जो मृतक के परिवार है उनको राहत पहुंचाने के लिए प्रत्येक मृतक के लिए 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। जनपद बुलंदशहर के डीएम ने खुद अपने मुंह से बताया है कि जो मुख्यमंत्री के द्वारा सभी मृतक जो परिवार के लोग हैं, 4 लोग, उनके लिए 4-4 लाख रुपए की देने की बात की गई है। और जो मकान में जो क्षति हुई है उसको भी पूरा करने के लिए प्रशासन ने पूरी मदद का आश्वासन दिया है, और उन्होंने कहा है कि जो संकट की घड़ी में जिस तरह से लोगों के साथ जो घटना हुई है, पूरा परिवार पूरा प्रशासन उनके साथ है, और किसी तरह की कोई भी प्रशासन के द्वारा उनके लिए मदद की जरूरत होगी, हर संभव मदद दी जाएगी। बात तो वहीं तत्काल मौके पर जनपद बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी वहां तत्काल मौके पर, तमाम प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। तो वहां अगर बात की जाए तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने वहां 4-4 लाख रुपए देने की जो घोषणा की है, वो कहीं ना कहीं एक जो मृतक परिवार है उनके लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही सहायता राशि मुहैया कराई गई है। और अगर डीएम की बात करें तो डीएम ने भी कहा है कि जो अन्य जो लाभ है योजना सरकार की, उनके भी लाभ दिया जाएगा। तो जो मकान की जो क्षति हुई है उसको भी पूरा किया जाएगा। तो डीएम ने
तमाम परिवार के लोगों को आश्वासन किया। हालांकि जो एक परिवार के 4 लोगों की जो सूचना मिली है, उससे पूरे गांव में, जो मवई गांव है नरसरा थाना जी। क्षेत्र का, उसमें हालांकि शोक की लहर दौड़ गई है और तमाम चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि जो अधिकारी है, उन्होंने कहा है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने के बाद में जो उसमें से 8 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जो निकाले गए जो लोग हैं, उनमें कुछ लोगों के कहीं किसी टांग में चोट है, कहीं वैसे चोट है। हालांकि डीएम ने कहा है कि जो बाकी जो लोग हैं, हालांकि वो सुरक्षित है, ऐसी किसी तरह की ऐसी कोई घटना नहीं हुई है उनके साथ में जिससे कि कोई हताहत होने की बात हो। लेकिन 4 लोगों की जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं एक दुखद अवंत का। जी बिल्कुल। जो बाकी के घायल परिजन हैं जो उस मलबे में दबे थे, उनकी फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है? जी, अगर मलबे में जो दबे हुए लोग थे, उनकी अगर स्थिति की बात करें तो उनके लिए जो स्थानीय नजदीकी जो सीएससी है, उसमें भर्ती करा दिया गया है और डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। हालांकि ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन कहीं फ्रैक्चर आया है, कहीं का किसी चांद फट गई है, हालांकि सभी लोगों के चोट तो आई है, लेकिन इस तरह की कोई चोट नहीं है जिससे कि कोई खतरे की बात हो। लेकिन खतरे से डीएम ने कहा है कि जो 8 लोग हैं वो पूरी तरह से खतरे से बाहर है। हालांकि सभी के लिए इलाज के लिए डॉक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि किसी तरह की जो मृतक के जो परिजन है, उनके लिए किसी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी। हर संभव मदद प्रशासन के द्वारा किया जाएगी। उन्होंने कहा है, डीएम ने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा तत्काल इस खबर पर संज्ञान लिया गया है और प्रशासन के लोगों को वहां भेजा गया था और भेजने के बाद में मुख्यमंत्री ने तत्काल जो मृतक के परिवार है उनके लिए जो 4-4 लाख रुपए देने की बात भी कही गई है डीएम के द्वारा। और जो मकान टूटा है उसकी क्षति को भी पूरा करने की डीएम जनपद बुलंदशहर के जो डीएम चंद्रप्रकाश है उनके द्वारा बात की गई है। तो कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि प्रशासन के तमाम आला अधिकारी जनपद बुलंदशहर के डीएम से लेकर एसएसपी हो या एसडीओ हो, एसडीएम हो, तमाम अधिकारी वहाँ मौजूद है और गाँव में अभी भी गाँव में लोग सभी अधिकारी पूरी तरह से अभी भी मौजूद है वहाँ जगह। और उनका जो कहना है पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सभी जो मृतक है उनके मृतक के पोस्टमार्टम के बाद में तमाम प्रशासन के द्वारा तमाम पूरे परिवार के लिए इस संकट की घड़ी में सांत्वना दी गई है। मुख्यमंत्री के भी द्वारा जो सांत्वना संदेश भेजा गया है वो भी मृतक के परिवारों को उनके द्वारा डीएम के द्वारा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने पूरी तरह से उनके लिए मदद का आश्वासन दिया है और जो मृतक है उनके लिए 4-4 लाख रुपए देने की बात डीएम के द्वारा की गई है। जी बिल्कुल। इस पर जो मुख्यमंत्री ने शोक भी व्यक्त किया है, साथ ही मुआवजे का भी ऐलान किया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि इस घटना पर मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है, साथ ही इस परिवार को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। ऐसे हुआ जी, हम तो आराम से खा पी के लेट गए थे। शाम को लेंटर पड़ा था 7 बजे। उसके बाद में सोने के बाद में 1 घंटे पीछे ही आवाज आई कि बटदेसी आए बाहर को लेकर के तो गिरे पड़ा। कितने लोग दबे थे? उसमें लोग दबे थे 12। कितने लोगों को सुरक्षित अभी तक? खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। खबरों में बढ़ते हैं, जहां खबर दिल्ली से आ रही है, जहां मॉनसून सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक होनी है आज। बता दें कि मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज होनी है। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। इस बैठक में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। पीएम मोदी इस बैठक में होंगे शामिल। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक है, मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक है। मॉनसून सत्र का हंगामेदार होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। विपक्ष सरकार के खिलाफ अपनाएगा हमलावर रुख। पहले मंगलवार को होनी थी सर्वदलीय बैठक। सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई थी बैठक। बता दें कि सभापति धनखड़ ने बुलाई थी यह बैठक। नेताओं की गैर मौजूदगी के चलते इस बैठक को टाल दिया गया था। मंगलवार को यह बैठक होनी थी, जिसके बाद आज फिर से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो खबर दिल्ली से है, जहां मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज। पीएम मोदी के इस बैठक में शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। विपक्ष सरकार के खिलाफ अपनाएगा हमलावर रुख। पहले मंगलवार को होनी थी सर्वदलीय बैठक। सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई थी बैठक। मंगलवार को सभापति जगदीप धनखड़ ने यह बैठक बुलाई थी। नेताओं की गैर मौजूदगी के चलते इस बैठक को टाल दिया गया था, जिसके बाद आज
ये बैठक फिर से बुलाई गई है। आज फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज होनी है। पीएम मोदी भी इस बैठक में होंगे शामिल। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कब से कब तक ये मॉनसून सत्र चलना है? जी बिल्कुल, देखिए कल से 20 जुलाई से 11 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये एक परंपरा है, ये एक नियम है कि जब भी मानसून सत्र शुरू होता है तो उससे ठीक 1 या 2 दिन पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, चर्चा की जाती है, मुद्दों पर बात की जाती है ताकि किसी प्रकार से कोई हंगामा ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछला भी जो हमारा सत्र चला था वो पूरा विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था। और इस बार भी पूरे आसार है कि ये सेम घटना या ये कहें कि यही जो रवैया है दोबारा अपनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल सभापति जगदीप धनखड़ ने एक बैठक बुलाई थी, लेकिन कल विपक्ष के ज्यादातर नेता बेंगलुरु में मौजूद थे। इस कारण उस बैठक को टालना पड़ा और आज केंद्र सरकार के आह्वान पर ये बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी भी रहेगी। इसके अलावा सरकार के वरिष्ठ नेताओं के अलावा विपक्ष के जो मेन मुखिया है या ये कहें पार्टी के जो मुखिया है वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी, कितने बजे से जो है ये बैठक शुरू होगी? कितने बजे से इस बैठक को शुरू किया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बैठक का समय 11 बजे का दिया गया है, लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि बैठक में थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि कई नेता विपक्ष के ऐसे हैं जो इस बैठक में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। और उसके अलावा मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस बार सरकार को, विशेष तौर पे केंद्र सरकार की बात करें तो उनको विपक्ष का साथ चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है और वो चाहते हैं कि इस बार मानसून का जो सत्र है वो आराम से निकल जाए, किसी प्रकार का कोई हंगामा ना हो, कोई समय की बर्बादी ना हो। लेकिन आसार विपक्ष की तरफ से दिखाई दे रहे हैं साथ साथ कि इस बार विपक्ष का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है वो मणिपुर का हंगामा है, दूसरा रेल हादसा है। इन दोनों मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ेगा ही चढ़ेगा। जी, साथ ही इस बैठक में जो है पीएम मोदी भी शामिल होंगे, तो क्या लगता है कि अन्य और किन किन प्रकार के मुद्दों को उठाया जा सकता है? साथ ही विपक्ष हमलावर होने के भी अनुमान है, तो किन किन मुद्दों पर जो विपक्ष है सवाल खड़े कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया कि एक परंपरा है जिसमें एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है सत्र के शुरू होने से पहले। और प्रधानमंत्री मोदी पहली बार ऐसी बैठक में नहीं बैठ रहे हैं, वो पहले भी ऐसी बैठकों में आयोजन कर चुके हैं, खुद वहां पर मौजूदगी दर्ज कर चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विपक्ष का सबसे बड़ा मेन मुद्दा मणिपुर में जो हंगामा हुआ है उसको लेकर चर्चा पर रहेगा। सबसे बड़ी बात है रेल हादसा जो अभी हम लोगों ने देखा था उसको लेकर रहेगा। उसके अलावा केंद्र सरकार विपक्ष का समर्थन चाहती है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे मैं आपको बता दूं जो चर्चा पर रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की जो इस बार की जो मौजूदगी है, सरकार चाहती है कि विपक्ष किसी प्रकार का हंगामा न कर केवल और केवल काम करे, ताकि कल हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी ने जब शाम को बैठक ली थी उसमें भी लगभग 38 दल मौजूद थे। उन सबके समर्थन बाद में जब उन्होंने बोला था तो साफ साफ यही बोला था कि काम और विकास की बात करनी चाहिए, बजाय हंगामा या ये कहें कि अन्य किसी और की बातें करने से कोई समय की बर्बादी है। जी बिल्कुल। साथ ही अन्य कौन से ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है? जी देखिए, अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है, शायद वो मौजूदगी दर्ज न कराए। इसके अलावा अखिलेश यादव का नाम सामने आ रहा है कि उनकी पार्टी अभी ना हो। लेकिन अभी देखिए, हो सकता है कि उनकी नाराजगी दूर हो, क्योंकि यह बैठक में निमंत्रण के तौर पर है, यहाँ पर चर्चा की जाएगी, यहाँ पर उनकी बातें सुनी जाएगी, उनको आह्वान किया जाएगा, उनकी बातों को सबसे बड़ी बात यह कि जानने की कोशिश की जाएगी कि आपके कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या क्या परेशानी है, या बात करें कि किन मुद्दों को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है। ये सारी चर्चा इस मुद्दों पर होगी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में सारी चर्चा होगी। और वो सारी चर्चा जब होगी तो कहीं ना कहीं उनकी जो मैं ये कहूंगा कि जो उसकी निराशा है या ये कहीं जो हंगामा करने की जो तैयारियां है वो कहीं ना कहीं थोड़ा रुक जाए। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो आसार पूरे हंगामेदार रहने के रहेंगे। जी बिल्कुल प्रवेश, इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे और साथ ही विपक्ष किन किन मुद्दों पर हमलावर हो गए तो देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो बता दें कि पहले यह बैठक मंगलवार को होनी थी, जिसमें कई बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी के चलते इस बैठक को आज कराया जाएगा। यह मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ज्योति, अब ये बैग क्यों उठा लिया? मम्मी, मैं जस्सू के घर जा रही हूँ पढ़ने, क्योंकि कल पेपर है ना हमारा। बेटा, ऐसे रोज रोज किसी के घर में बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं होता। उनके माँ बाप क्या सोचेंगे? मम्मी, और मैं करूँ भी क्या? उनके घर वाईफाई है, अपने घर तो स्मार्टफोन भी नहीं है। और आजकल सारा काम मैडम व्हाट्सएप पे ही सेंड करती हैं। आजकल पढ़ाई होती ही मोबाइल पे है, इसलिए जाना पड़ता है मुझे उनके घर। ज्योति बेटा। पापा, गिफ्ट क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख लो। ठीक है। वाओ, फोन। पापा, ये फोन आप मेरे लिए लाए? मैं कहाँ ले सकता था बेटा, ये तो पंजाब सरकार ने हमारा फायदा किया। पंजाब सरकार? वो कैसे? जो 600 यूनिट माफ होने के कारण बिजली का बिल 0 आया, वही पैसे बचाकर मैंने अपने पुत्र के लिए मोबाइल ले लिया। पापा जी, ये 0 बिल सिर्फ अपना ही आया या पूरे पंजाब का आया है? सरदार भगवंत सिंह मान ने पूरे पंजाब को ये तोहफा दिया। 1 साल पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया और पंजाब के लोगों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी पूरी की। पंजाब में 90% परिवारों को 0 बिजली बिल का लाभ मिला। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब बात करते हैं लखनऊ के, जहां आईएसआई एजेंट अरमान अली सैयद किए गए गिरफ्तार। आईएसआई एजेंट अरमान अली सैयद को किया गया गिरफ्तार, साथ ही मोहम्मद सलमान सिद्दीकी भी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके साथ ही सलमान मोहम्मद को भी गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस ने मुंबई से दोनों को गिरफ्तार किया है। ये आईएसआई एजेंट्स को यूपी एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। मोहम्मद रईस से पूछताछ में एटीएस को मिली थी जानकारी। अरमान ने रईस का आईएसआई एजेंटों से कराया था संपर्क। सलमान ने झांसी में बबीना कैंट का बनाया था वीडियो। दोनों आरोपी लखनऊ स्पेशल एटीएस कोर्ट में होंगे पेश। अरमान और सलमान 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में बताए जा रहे हैं। बता दें आपको कि आईएसआई एजेंट अरमान अली और मोहम्मद सलमान किए गए गिरफ्तार। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, आपसे जानना चाहेंगे कि इन दोनों के अलावा क्या और भी लोगों के गिरफ्तार होने की कोई सूचना है? बता दें कि मुंबई से अरमान अली और मोहम्मद सलमान को एटीएस ने गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस ने ये गोंडा में जो रईस है उसको कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था एटीएस द्वारा। उसको आईएसआई एजेंट की जो था, उसको शक था यूपी एटीएस को कि ये आईएसआई एजेंट है, आईएसआई से जुड़ा हुआ है, तो इसकी गिरफ्तारी मोहम्मद रईस की गोंडा से की गई थी। फिलहाल आपको बता दें कि इससे जब पूछताछ की यूपी एटीएस ने तो 2 नाम सामने आए। एक आया अरमान अली और दूसरा नाम आया मोहम्मद सलमान। तो जब जिसकी जानकारी जुटाई गई तो ये मुंबई में थे, तो यूपी एटीएस ने मुंबई से दोनों को गिरफ्तार किया है और इनसे जो आप पूछताछ करेगी, इनको जो जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है, 14 दिन की हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ की जाएगी कि और क्या क्या कौन कौन इनके जो शामिल हैं, इनके साथ में कौन कौन आईएसआई एजेंट है जो खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा है। तमाम एंगलों से अब जांच की जाएगी। यूपी एटीएस हर एक एंगल से जांच करेगी और आगे और भी नाम आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद रईस जो था वो गोंडा में रहने वाला था, मुंबई नौकरी करने गया था, तो वहां पे अरमान और सलमान से इसकी जो मोहम्मद रईस की मुलाकात हुई। तो जो अरमान और सलमान ने इस जो रईस है उसका ब्रेन वॉश किया, मतलब उसका ब्रेन इतना वॉश किया कि उसको आईएसआई का एजेंट बना दिया और जो खुफिया जानकारी है
उससे कहा गया कि रईस से कहा गया वीडियो और फुटेज बनाकर दें, तो उसने भी वीडियो और फुटेज बनाकर दी कैंट इलाके की, झांसी की, बबीना की। तो तमाम जो उसके मोबाइल से क्लूज मिले हैं और आगे और भी नाम आ सकते हैं, क्योंकि ये खुफिया जो जानकारी है, देश की सुरक्षा से जुड़ा पूरा मामला था, ये सरहद पार पहुंच आ रहा था। कहीं ना कहीं आगे और नाम आएंगे। अब इन दोनों की, अरमान और मोहम्मद सलमान की गिरफ्तारी जो हुई है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में अहम खुलासे होंगे कि देश का दुश्मन कौन है जो देश में रहकर ही देश के साथ गद्दारी कर रहा है, और जो अहम जानकारी है वो पाकिस्तान में है वहां तक पहुंचा रहा है। जी साथ ही जो झांसी के बबीना कैंट का उन्होंने वीडियो बनाया था, इसके अलावा भी अन्य किसी वीडियो कोई मिला हो, और इस पूछताछ में अभी तक उन्होंने कुछ बताया हो कि ये वीडियो किस लिए उन्होंने बनाया था? बिल्कुल जानकारी आपको दे देगी। जिस तरीके से अरमान और सलमान के कहने पे रईस ने ये वीडियो बनाया, क्योंकि सलमान और अरमान ने पाकिस्तान का एक बैठा शख्स है जिससे रईस का नंबर उसको फॉरवर्ड किया, और उसने तमाम तरीके से रईस को माइंड को वॉश किया और पूरी तरीके से बताया कि मुसलमानों के ऊपर कितना जुर्म हो रहा है। तमाम उसके ऊपर बताया गया उसको कि उसको एकदम देश के प्रति एकदम ऐसा भर दिया गया कि अब देश को दुश्मन बन जाए, और जो अहम जानकारियां हैं वो जो पाकिस्तान तक पहुंचाए। तमाम उसके मोबाइल से और भी इंपॉर्टेंट जो दस्तावेज मिले हैं, पॉइंट जो कुछ मैप्स भी, जो जानकारी सूत्र बता रहे हैं, कुछ ऐसे मैप्स मिले हैं, वो जो है वो भी आईएसआई उसके आधार पर भी जानकारी, जो यूपी एटीएस है वो भी जानकारी बटोर रही है कि आईएसआई को कितनी क्या क्या इसने जानकारियां पहुंचाई हैं, जो आईएसआई एजेंट जिनके जो आंकड़े हैं उनको कितनी अहम जानकारियां पहुंचाई हैं। अब मोबाइल के द्वारा व्हाट्सएप के जो चैट है जो डिलीट किए गए थे, उसको भी बटोरने की जो है, उसको भी रिकवर करने की अब यूपी एटीएस प्रयास कर रही है। और मामले में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर अब अरमान और मोहम्मद सलमान की गिरफ्तारी हुई है मुंबई से, जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो आगे तमाम जो और नाम है, कौन कौन इनके साथ जुड़ा हुआ है, किन किन लोगों की चैन है भारत में, कहाँ ये लोग रहते हैं, तमाम तरीकों से पूरे ब्यौरे को जो है उसको बटोरा जा रहा है, और उसकी गिरफ्तारी के लिए आगे कार्रवाई जरूर निश्चित तौर पर की जाएगी जब अगर नाम आगे और भी सामने आते हैं इन दोनों की पूछताछ के बाद। जी बिल्कुल। और साथ ही आज उन्हें एटीएस की स्पेशल कोर्ट में भी पेश किया जाना है, और 14 दिन की जो है जुडिशियल रिमांड पर भी लिया गया है। तो क्या इसके बाद अन्य कोई कार्रवाई का कुछ सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले जो इनकी 14 दिन की कस्टडी में इनको लिया जाएगा, पुलिस अहम पूछताछ उनसे करेगी, और वहां पर आगे भी जो इनकी कस्टडी है वो भी स्पेशल कोर्ट से बढ़ाई जा सकती है। वो भी पूछताछ अहम है, और अहम पूछताछ के बाद क्या क्या खुलासे होंगे, अरमान अली और मोहम्मद सलमान सिद्दीकी क्या क्या बताएंगे, पूछताछ में निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत तमाम तरीकों से जो ये मुस्लिम्स जो हैं, जो आईएसआई एजेंट्स जो हैं वो जुड़े रहते हैं पाकिस्तान से, जिनके तार जो हैं वो जुड़े रहते हैं, उनसे उगलवाना बहुत कठिन होता है। लेकिन यूपी एटीएस पूरा प्रयास करती है कि एक एक जो अहम जानकारी है वो बटोरी जाए, भले जो शेड्यूल है, जो कस्टडी रिमांड है उसको आगे बढ़ा दिया जाए, 14 दिन के बाद भी हो सकता है वो कस्टडी जो रिमांड है वो आगे बढ़ाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अहम सुराग बटोरने में यूपी एटीएस लग चुकी है, क्योंकि गोंडा, उत्तर प्रदेश के गोंडा से रईस की गिरफ्तारी हुई थी। गोंडा में और कौन कौन है जो आईएसआई एजेंट के साथ काम कर रहा है, आईएसआई के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान में जो आका बैठे हुए हैं वो निर्देशित करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो कॉल्स करते हैं ये इंटरनेशनल कॉल्स होती हैं, ये इंटरनेट के माध्यम से कॉल्स की जाती है, तमाम जो एंगल से, और अब परखा जाएगा कि किस तरीके से ये लोग कहाँ और देश में कहाँ इन लोगों का जो चैन है, जो गिरोह है वो फैला हुआ है। अब उस पर भी जांच करेगी। अगर 14 दिन के शेड्यूल कस्टडी लिया गया है, अगर उसमें पूछताछ में अहम खुलासे होते हैं तो और कोशिश करी जाएगी कि इसको कस्टडी इसकी बढ़ाई जाए, रिमांड है उसकी आगे भी बढ़ाई जाए, और गिरफ्तारी के तमाम तरीके से अब यूपी एटीएस और आगे प्रयास करेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि अरमान और सलमान 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है। अगर पूछताछ में कई अहम खुलासे होते हैं उसके बाद हो सकता है कि इनकी कस्टडी जो है वो बढ़ा दी जाए। बता दें उत्तर प्रदेश के गोंडा से जो है मोहम्मद रईस की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद इन 2 लोगों के नाम निकलकर सामने आए हैं, जिसमें यूपी एटीएस ने मुंबई से दोनों को गिरफ्तार किया है। तो खबर लखनऊ से है, जहां ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त के कड़े निर्देश। ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त ने कड़े निर्देश दिए हैं, जिसमें ओवर रेटिंग किसी भी दशा में ना होने दी जाए, कुछ इस प्रकार से आयुक्त ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्धारित एमआरपी पर मदिरा की बिक्री हेतु कटिबद्ध। सभी क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। ओवर रेटिंग की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई के आदेश हैं। बता दें कि दुकान के विक्रेता और अनुज्ञापी के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई। ओवर रेटिंग किसी भी दशा में ना होने दी जाए। साथ ही निर्धारित एमआरपी पर मदिरा की बिक्री हेतु कटिबद्ध।
सभी क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। ओवर रेटिंग की पुष्टि पर होगी सख्त कार्रवाई। दुकान के विक्रेता अनुज्ञापी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकानों पर लगातार कराई जा रही है गोपनीय परचेजिंग। ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त के कड़े निर्देश। तो खबर ओवर रेटिंग लखनऊ से है, जहां ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त ने कड़े निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ओवर रेटिंग किसी भी दशा में ना होने दी जाए। ओवर रेटिंग पाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित एमआरपी पर ही मदिरा की बिक्री की जाए। सभी क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों को ये सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ओवर रेटिंग की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दुकान के विक्रेता और अनुज्ञापी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ओवर रेटिंग पता चला और दुकानों पर लगातार कराई जा रही है गोपनीय टेस्ट परचेजिंग। ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त के कड़े निर्देश। तो खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त ने कड़े निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ओवर रेटिंग किसी भी दशा में ना होने दी जाए। निर्धारित एमआरपी पर ही मदिरा की बिक्री हेतु कटिबद्ध। सभी क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। ओवर रेटिंग की पुष्टि पर होगी सख्त कार्रवाई। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सतीश संगम जुड़े हुए हैं। जी सतीश, क्या कुछ जानकारी है? जी सतीश, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? लगता है हमारे संवाददाता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर ओवर रेटिंग को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। आबकारी आयुक्त ने ओवर रेटिंग की पुष्टि पर सख्त कार्रवाई होने के निर्देश दिए हैं। दुकान के विक्रेता और अनुज्ञापी के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई। दुकानों पर लगातार कराई जा रही है गोपनीय टेस्ट परचेजिंग। ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त के कड़े निर्देश। तो खबर लखनऊ से है, जहां ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त ने दिए कड़े निर्देश। उन्होंने कहा कि ओवर रेटिंग किसी भी दशा में ना होने दी जाए। निर्धारित एमआरपी पर मदिरा की बिक्री हेतु कटिबद्ध। सभी क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। ओवर रेटिंग की पुष्टि पर होगी सख्त कार्रवाई। दुकान के विक्रेता और अनुज्ञापी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकानों पर लगातार कराई जा रही गोपनीय टेस्ट परचेजिंग। ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त के कड़े निर्देश। तो खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त ने दिए कड़े निर्देश, जिसमें उन्होंने कहा कि ओवर रेटिंग किसी भी दशा में न होने दी जाए। निर्धारित एमआरपी पर ही मदिरा की बिक्री हेतु कटिबद्ध। निर्धारित एमआरपी पर मदिरा की बिक्री हेतु कटिबद्ध। सभी क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। ओवर रेटिंग की पुष्टि पर होगी सख्त कार्रवाई। दुकान के विक्रेता अनुज्ञापी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। दुकानों पर लगातार कराई जा रही गोपनीय टेस्ट परचेजिंग। ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त के कड़े निर्देश। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सतीश संगम जुड़े हुए हैं। जी सतीश, क्या कुछ जानकारी है आपकी? बिल्कुल, देखिए कि आबकारी आयुक्त ने एक निर्देश दिया है, जिसमें बताया जा रहा था कि जो एक तरह से आबकारी से रिलेटेड जो मदिरा है उसकी खपत को लेकर टैक्स की चोरी की जा रही थी। उसने सख्त निर्देश दिया है कि जो ओवर रेटिंग के जरिए जो बिक्री हो रही है, मतलब कि दाम से अधिक जो पैसे लिए जा रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए।
इसको लेकर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज के जो आयुक्त हैं, खासकर आबकारी विभाग के, उनको निर्देशित किया गया है कि इस पर रोक लगाने के लिए आप एक तरह से मुहिम छेड़े और उस पर कार्रवाई करने के लिए पहल करें। तो इसका लेकर एक टीम भी गठित की गई है जो हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर ऐसे चीजों को चिन्हित कर रही है जहां पर पहले कई समय से शिकायत मिली है, जो आबकारी से रिलेटिव है, जो चीजों को लेकर, या फिर जहां पे शराब की बिक्री होती है, मदिरा की बिक्री होती है, वहां पर एक तरह से छापेमारी के जरिए उसको पकड़ा जाए। तो जाहिर सी बात है इसके जरिए कहीं न कहीं एक बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की जा रही थी। पिछले कई समय से इसकी शिकायत मिली थी और इसको तंज कसते हुए आयुक्त ने निर्देश दिया है आबकारी विभाग ने ऐसे कार्रवाई किया जाए। मालूम हो कि ये भी कि प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर टैक्स मिलता है तो एक तरह से जो आयुक्त आपदा के तौर पे अगर देखा जाए तो आबकारी से रिलेटिव ही टैक्स मिलता है, तो उसमें चोरी को पकड़ने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। जाहिर सी बात है इसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से लंबे समय से इस तरह की चीजें हो रही थी, हरकतें हो रही थी, उसमें कहीं न कहीं एक तरह से सरकार को बड़ा नुकसान होता था। इसको लेकर भी आयुक्त ने इस तरह के कार्रवाई के भी निर्देश दिया। जी, साथ ही अगर कोई ऐसे ओवर रेटिंग पे मदिरा की बिक्री करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर क्या कुछ जो है सजा उसको दी जाएगी? देखिए, ओवर रेटिंग को लेकर पहली चीज तो ये है कि उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा जहां पर एक तरह से मदिरा की बिक्री हो रही है, जो लाइसेंस लिए हुए हैं। और दूसरी चीज पे जो कानूनी तौर पर भी इसका प्रावधान है कि ऐसे में अगर एक बार में या दूसरी बार में इस तरह की शिकायतें मिलती है, उसके बाद भी एक तरह से कार्रवाई के बाद भी दूसरी बार शिकायतें मिलती है, तो उसको एक तरह से कहीं न कहीं कानूनी तौर पे उसको जेल भी किया जाएगा। और जो लाइसेंस की बात होती है, जो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज में अलग अलग जगहों पे दिया गया है लाइसेंस एक तरह से मदिरा बेचने के लिए, तो उनको लाइसेंस भी रद्द करने की भी बात किया जा रहा है। इसको लेकर बड़ी संख्या में पिछले दूसरे महीने में अगर बात करें तो बड़ी संख्या में इसका लाभ मिला था शासन को, लेकिन फिर एक महीने के अंदर में इस तरह की कार्रवाई होने लगी कि लोग टैक्स की चोरी करने लगे, ओवर रेटिंग लगाकर जो भी मदिरा की जो मूल एक तरह से मूल्य है उससे एक तरह से इस तरह का निर्देश दिया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आबकारी विभाग के ये कड़े निर्देश हैं जिसमें ओवर रेटिंग की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। अगर ऐसा करते हुए कोई भी पकड़ा गया तो सबसे पहले उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। दुकानदार पर लाइसेंस उसका निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके चलते वो अन्य किसी भी स्थान पर मदिरा की बिक्री नहीं कर पाएगा। ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी आयुक्त ने कुछ इस प्रकार से कड़े निर्देश दिए हैं। तो खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब बात करते हैं इटावा की, जहां अंतर जनपदीय वाहन व मोबाइल चोर गिरफ्तार। अंतर जनपदीय वाहन व मोबाइल चोर किए गए गिरफ्तार। वाहन चोर गिरोह का एक सदस्य किया गया गिरफ्तार। खबर इटावा से बता रहे हैं, जहां चोरी की मोटरसाइकिलें और मोबाइल किए गए बरामद। साथ ही वाहन चोर गिरोह का एक सदस्य किया गया गिरफ्तार। फर्जी नंबर प्लेट, अवैध तमंचा भी किया गया बरामद। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में हुई कार्रवाई। थाना पछाय गांव पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है। पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान मिली सफलता। आरोपी के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं। तो खबर इटावा से बता रहे हैं, जहां अंतर जनपदीय वाहन व मोबाइल चोर किए गए गिरफ्तार। वाहन चोर गिरोह का एक सदस्य भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिलें और मोबाइल बरामद किए गए हैं। साथ ही फर्जी नंबर प्लेट, अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई थी। थाना पछाय गांव पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान मिली सफलता। आरोपी के खिलाफ कई थानों में दर्ज है मामले। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रमोद दीक्षित जुड़े हुए हैं।
प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे कि चोर गिरोह का सिर्फ एक सदस्य गिरफ्तार किया गया है, क्या इनके अलावा और भी किसी की गिरफ्तारी हो रही है? जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से इटावा के एसएसपी संजय वर्मा के आदेशानुसार जो जनपद की पुलिस कार्य कर रही है, उसी को देखते हुए थाना पछाए गांव क्षेत्र के अंतर्गत वाहन चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान बाइक को रोका गया, उसके पास से कई मोबाइल भी बरामद हुए हैं और एक सदस्य को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि अभी भी अन्य सदस्य पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जिस तरीके से इटावा के एसएसपी का साफ तौर पर कहना है कि जनपद में लगातार हो रहे अपराध को कम करने के लिए उनकी पुलिस कार्यशील लगी रहती है। उसी के चलते जगह जगह पर वाहन चेकिंग हर समय की जाती है, जिसके चलते आज एक सदस्य को इटावा के पछाए गांव की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी, साथ ही उसके पास से जो मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, तो क्या वो मोटरसाइकिल और मोबाइल जो बरामद किए गए हैं, तो जो उनके मालिक हैं उन्हें वो सौंपे जाएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से जो भी उनके पास में मोबाइल और जो बाइकें जो बरामद की गई हैं, उनके अलग अलग थाना स्तर पर उनका मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसी के चलते कोर्ट के आदेश के थ्रू और उनके पुलिस के द्वारा उन जो वाहन स्वामी है और जो मोबाइल स्वामी है उनको पुलिस के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। जी, जिस सदस्य को गिरफ्तार किया गया है तो उस पर जो है कई थाने में मामले दर्ज हैं, तो क्या उन पर पहले किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके बाद उन्हें आज गिरफ्तार किया गया है? ऐसा नहीं है कि उनके जो अन्य थानों में उनके ऊपर मामले दर्ज हैं, उसके ऊपर उनको गिरफ्तारी भी की गई थी और जिसके चलते उसको जेल भी गया था। उसके बाद वो जेल से छूटने जाने के बाद कई ऐसी केसेज हैं जिसमें वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था, जिसके चलते उसके बाद वारंट भी जारी हुए थे और जिसके चलते आज वाहन चेकिंग के दौरान उस एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। जी, साथ ही अभी तक पूछताछ में क्या कुछ उनके साथियों के बारे में या उनके गिरोह के बारे में कुछ निकल कर आया है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में अभी इटावा के एसएसपी का साफ तौर पर कहना है कि जांच जारी है और हमारी जो क्राइम ब्रांच टीम है और स्थानीय पुलिस है, उनका सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जिसके चलते बहुत ही जल्द अन्य सदस्यों को भी पुलिस की गिरफ्तार किया जाएगा। जी, साथ ही ये जो गिरोह है वो क्या सिर्फ इटावा में ही सक्रिय है या उसके अलावा भी अन्य किसी राज्य में इस गिरोह के द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा हो? अगर इटावा जनपद की अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल चोरी और लूट की घटनाओं में बेशक अंकुश लगा हुआ है, पर हाँ आए दिन जो हो रही हत्याएं जो हो रही हैं वो उसको लेकर के पुलिस बहुत ही संचिंता अपनी दिखा रही है और जगह जगह पर पुलिस हर 1 घंटे के गैप के अंतराल में वाहन चेकिंग जैसी उनको हाईवे हो जो शहर के मेन चौराहे होते हैं वहाँ वाहन चेकिंग की जा रही है, जिसकी वजह से और उनके जो हिस्ट्री सीटर हैं जनपद है उनकी लिस्ट जारी की गई है और जल्द ही हिस्ट्री सीटरों की भी इटावा की पुलिस के द्वारा उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो बता दें कि वाहन चोर गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से मोटरसाइकिलें, मोबाइल, फर्जी नंबर प्लेट और अवैध तमंचा बरामद किया गया है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में कार्रवाई की गई है, जहां पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी पर पहले से भी कई अन्य मुकदमे दर्ज हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों में, जहां खबर अमेठी से है। दबंगों ने दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। खबर अमेठी से, दबंगों ने दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। बंद क्रॉसिंग के पास 4 बदमाशों ने मारी गोली। युवक की हालत गंभीर, सीएचसी में हो रहा इलाज। गोली मारने का कारण का नहीं चल सका पता। खबर अमेठी से हम आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। बंद क्रॉसिंग के पास 4 बदमाशों ने मारी गोली। युवक की हालत गंभीर, सीएचसी में हो रहा इलाज। गोली मारने का कारण का नहीं चल सका पता। गोली मारने के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है।
खबर अमेठी से हम आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। बंद क्रॉसिंग के पास 4 बदमाशों ने युवक को गोली मारी है, जिसमें युवक की हालत गंभीर है। अभी भी युवक का इलाज सीएचसी में चल रहा है। गोली मारने के कारण का नहीं चल सका पता। दबंगों ने दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। खबर हम आपको अमेठी से बता रहे हैं, जहां बंद रेलवे क्रॉसिंग के पास 4 बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी। युवक की हालत गंभीर है। सीएचसी में युवक का इलाज चल रहा है। बता दें कि गोली मारने का कारण अभी तक नहीं पता चल सका है। गोली मारने के कारण का स्पष्ट रूप से अभी तक पता नहीं चल सका है। तो खबर हम आपको अमेठी से बता रहे हैं, जहां दबंगों ने दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। बंद क्रॉसिंग के पास 4 बदमाशों ने मारी गोली। युवक की हालत गंभीर, सीएचसी में हो रहा इलाज। गोली मारने के कारण का नहीं चल सका पता। खबर अमेठी से हम आपको बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े एक युवक को मारी गोली। दिन दहाड़े बंद क्रॉसिंग के पास 4 दबंगों ने एक युवक को गोली मारी। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोमवीर सांगवान पर चरखी दादरी के गांव मांडी के समीप अज्ञात हमलावरों ने चाकुओं से हमला कर दिया। उन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए रोहतक पीजीआई दाखिल किया गया। वहीं रोहतक पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में घायल सोमवीर सांगवान से मिलने रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण पहुंचे। वहीं कांग्रेसी विधायक बीबी बत्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह सरकार गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। इस सरकार में कानून नाम की कोई भी चीज नहीं है। सरेआम यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पर जानलेवा हमला हुआ है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से अपील करते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। पे जो जानलेवा हमला हुआ है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दादरी से इस बात के लिए अनुरोध करते हैं, साथ में अपील करते हैं कि सख्त सख्त कार्रवाई हो जाए और जो कल्प्रिट है उनको पकड़ा जाए। और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा खून बहा है और अब डॉक्टरों की सतर्कता पोजीशन बता रही है, पर इस तरह की वारदातें। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।